शुरू करते हैं। आपका है साइंस का चल रहा है, फिज़िक्स चल रहा है, मतलब भौतिक विज्ञान चल रहा है और इसमें अध्याय 4 है, ऊष्मा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए खत्म करते हैं और जितना हो सकता है जल्दी खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो तरंग भी आएगा, 5वां अध्याय भी आएगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स का जो बचा है वो भी अध्याय आएगा, तो बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, लगातार करते रहें। और नली कार्ड भी बोलता है कि हमेशा कंटेंट वही दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। ऐसे ही वादा और प्रॉमिस नलिनी अकेडमी नहीं करता। तो आप साथ रहें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू। और जो सब्सक्राइब करते हैं उनको भी थैंक यू। और थैंक यू वो जो हमेशा कमेंट करके मुझे हौसला बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ऊष्मा का पहला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, जमेगा तो पानी फैलेगा, फैलेगा तो बोतल तो फटेगा ही, है ना। चलिए और जानकारी लेते हैं। तो बोतल में भरा पानी मतलब द्रव जब बर्फ मतलब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। एकदम सत्य बात है, बढ़ जाएगा तो फट जाएगा बोतल। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की जो दीवार होते हैं या दीवारों का आंतरिक जो दबाव है, प्रेशर है, बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। आप देखिएगा 1 से 2 दिन फ्रीजर में रखिए बोतल, दूसरा दिन वो बोतल फटा हुआ महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका दबाव फैल जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि इसमें कारण क्या है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। क्या होती है? जल से अधिक होती है। अब जानकारी लेते हैं इसका। तो सुनिए, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है, मतलब एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है, तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है। क्या करता है? कुछ ऊष्मा को अवशोषित करता है अथवा कुछ ऊष्मा मुक्त करता है, कुछ ऊष्मा को मुक्त कर देता है। किसी पदार्थ की मतलब मान लीजिए किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा ही होता है, द्वारा अवस्था परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ स्टेट के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये हम जान गए। पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये हम जानते हैं होती है। इसलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, द्रवन की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 2 होते हैं, एक द्रव रूप से होता है, एक वाष्पन के रूप से होता है। और जानकारी लेते हैं। जल को गर्म करने पर जब वह वाष्प मतलब गैस में परिवर्तित होता है, मतलब एक गैस के रूप में हो गया, एक द्रव के रूप में, पानी के रूप में, ठोस में नहीं, ठीक है। तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। गर्म वाष्प की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है, किसके? त्वचा के संपर्क, हमारे शरीर के संपर्क में आती है, तो पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती है, ऐसे ही कहिएगा। और वाष्पन के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है, ऊष्मा जो है मुक्त कर देती है। जबकि उसी ताप के जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए वाष्प की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है। इसलिए कम जलन का अनुभव होता है। समझ गए? तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनको देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। तो पसीना जो है मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो पसीना जो है मानव शरीर के मुख्य रूप से सहायक क्या है? तो
तो शरीर का ताप नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और चलिए ध्यान देते हैं, सवाल इसका डिटेल क्या है हम जानते हैं। तो शरीर से निकलने वाला पसीना 2 प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। समझ गए? मतलब इसको जो है कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। 2 प्रकार के, जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है, जब यह जल जैसा होता है बिंदुओं के रूप में होगा, मतलब पसीना के रूप में कहिए, रूप में शरीर पर होता है, तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है। एकदम सही बात है। तथा जब यह शरीर से वाष्पित मतलब उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होता है, तो शरीर से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। जिससे शरीर का क्या रहता है? तापमान कम रहता है। यही हो गए। अगर वाष्पित होगा तो तापमान कम हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। और ताप अगर बूंद जैसा रहा तो उसका टेम्परेचर जो है त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो किस अवस्था में बताइए कि गीला जो कपड़ा है आपके घर में वो सबसे जल्दी सूख जाएगा? तो अगर मान लीजिए आप कपड़ा खींच रहे हैं, आजकल तो सब खींचते हैं, पुरुष महिला सब खींचते हैं। तो अगर मान लीजिए कपड़ा गीला है तो बताइए सबसे जल्दी सूखेगा कैसे? सूखेगा कितनी आर्द्रता पे, मतलब कितनी नमी पे, कितने टेम्परेचर पे? तो ये 20% आर्द्रता मतलब नमी पे और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, तभी कपड़ा जल्दी सूखेगा, अन्यथा नहीं सूखेगा। तो अभी सूख जाएगा। चलिए इसकी जानकारी और लेते हैं। हाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो पढ़ते हैं। कपड़े जल्दी सूखने के लिए अधिक तापमान मतलब हाई टेम्परेचर, वायु में कम आर्द्रता मतलब नमी, लेस ह्यूमिडिटी, कम नमी की बात हो रही है, होनी चाहिए, तभी कपड़ा सूख सकता है। तापमान जितना अधिक है तथा आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े उतनी जल्दी सूखेगा। अगर मान लीजिए आर्द्रता ज़्यादा होगा, मान लीजिए 60% ही है, ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो कपड़ा जल्दी कैसे सूखेगा? ठंड के समय इसलिए तो जल्दी नहीं सूखता और गर्मी के दिन में सूख जाता है। ऐसे याद, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, ठीक है। 5वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? तो सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों होगा बताइए? सर्दी में अगर मान लीजिए लोहे एवं लकड़ी उसके टुकड़े को छुइएगा तो लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होगा लकड़ी के मामले में। क्यों? ठंडे के समय में। तो इसका कारण है, कारण क्या है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। ऊष्मा का आप जानते हैं अच्छा चालक माना जाता है लोहा। इसकी भी चलिए गुण यहाँ पे देखिएगा, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। गुड मतलब सुचालक, बैड मतलब कुचालक। कुछ दीजिए तो बैड हो जाएगा और सुचालक मतलब आगे बढ़ा दीजिए तो गुड हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो लोहा ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, गुड कंडक्टर्स है, जबकि लकड़ी ऊष्मा का क्या है? कुचालक है, बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर है। बस याद रखना है। तो लकड़ी ऊष्मा का क्या है? कुचालक है, इसलिए लकड़ी को कुच दीजिए, और लोहा ऊष्मा का सुचालक है। बस ऐसे याद रखिएगा, मतलब गुड है लोहा और बैड है लकड़ी ऊष्मा का, बस ऐसे याद रखेंगे। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप पर या अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है। मतलब जितना अधिक ठंडा उतना अधिक लोहा ठंडा हो जाएगा। ताप क्षय मतलब ताप को खत्म कर देता है और ठंडा हो जाता है, ठीक है। जबकि लकड़ी बहुत कम ताप पर क्षय करती है। लकड़ी जो है बहुत कम ताप में क्षय कर जाती है, मतलब तुरंत, मतलब वो बेचारा हट जाता है। इसलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। कौन? काम कम ताप को क्षय करती है, मतलब बहुत कम ताप को हटाती है लकड़ी, मतलब उसमें है अभी। तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कुछ होता है कुछ कम होता है बस लकड़ी में। लोहे में एकदम तापे को हटा देता है तो ठंडा हो जाता है। बस ऐसे याद करने के लिए मैंने बताया। तो आपको अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अगर मैं बात करूँ आपका छठे प्रश्न की बात करूँगा तो सुनिए। छठा प्रश्न क्या कहता है कि जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर
रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि अब सोचिए नरम बिस्किट अगर मान लीजिए बिस्किट क्या कोई भी सामान रखिए, थोड़ी देर रखिए, तो फ्रिज के अंदर रखिएगा तो भाई कुरकुरे टाइप का हो जाएगा ना, कड़े हो जाएँगे ना, हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, मतलब नमी क्या होती है? कम होती है। इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इसलिए उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। इसलिए फ्रिज के अंदर रखिएगा तो कुरकुरे कड़े टाइप का हो जाता है ना? अब चलिए इसके भी जानते हैं। सुनिए, आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री क्या है? आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक मतलब नमी को कम नाशक हटाने वाला प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की जो अतिरिक्त आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, नमी है का अवशोषण कर लिया जाता है। और क्या कर लिया जाता है? नमी को अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। आप देखे होंगे कि फ्रीजर में आप अगर मान लीजिए बर्फ जमा है, तो अगर मान लीजिए फ्रिज का बंद कर दीजिए तो उसका ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ने से जो बर्फ है गल के बाहर निकल जाएगा पानी के रूप में। अगर चलाइएगा तो बर्फ बन के निकलेगा, है ना? दोनों ढंग से आप देखते हैं। इसलिए बर्फ में पानी मिला के पीते हैं कि नहीं? मतलब बर्फ को मिला के कभी-कभी पीते होंगे पानी में, या बर्फ को ऐसे ही। आइसक्रीम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना? चलिए, होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है, ये हम जान गए। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्कुटों या सीलन युक्त बिस्कुट कहिए या नरम बिस्कुट कहिए को फ्रिज में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? फ्रिज में। तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्या की कर ली जाती है? फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुरकुरे हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो 7वां प्रश्न क्या है? स्वचालित इंजनों में कौन-सा पदार्थ जो है हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या होता है? हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो स्वचालित इंजनों में कौन-सा पदार्थ जो है हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी एथिलीन और क्या है? ग्लाइकॉल। ठीक है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सुनिए, स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। किस रूप में? हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। मतलब फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है उसका जो है 0 डिग्री से घट जाता है। घट जाएगा, ये नॉर्मल बात है। जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता है ना? सही बात है। अगर मान लीजिए तापमान बहुत कम भी हो गया, ठीक है, 0 डिग्री से घट जाएगा, तो सोचिए ना कि अगर तापमान बहुत कम भी होगा, तो इंजनों में पानी जमेगा? नहीं जमेगा। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? ग्लाइकॉल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है। कहाँ करते हैं? ठंडे देशों में। हिमरोधी का एंटी फ्रॉस्ट एजेंट क्या बात करते हैं, है ना? ऐसे याद रखिएगा ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जाता है। अब सोचिए ठंडा क्षेत्र है, उसमें अगर मान लीजिए ठंडा ज़्यादा है तो जमने की संभावना ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा बनाया हुआ है किसके कारण? एथिलीन ग्लाइकॉल के कारण, जो कि वहाँ पे जमने का संभावना कम होती है और वो सुचारू रूप से गाड़ी चलता है ठंडे में। देखे होंगे आप, है ना? चलिए ये भी समझ गए और इधर तो ठंडे की ज़रूरत ही नहीं है। 8वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 8वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 8वां प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। और इतना बार पूछा है, वीवीआई प्रश्न है। तो बताइए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है तो ह्यूमन की बात हो रही है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान
अगर देखा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस है। इसी को बोल दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो आप सोचिए 36.9 है तो मतलब एक 37 डिग्री के अनुमान में है, तो 37 डिग्री भी बोल सकते हैं। या बोलिए फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसे आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 98 भी बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ारेनहाइट में हो गया। अब अगर स्वस्थ मनुष्य का केल्विन में आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए आपको सेल्सियस में पूछा स्वस्थ मनुष्य का तापमान, उसी तरह फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा तो हम बताएँ 98.6 बता दिए। यहाँ पे 99 भी बोल सकते हैं, एक बढ़ा हुआ है ना इसलिए। ठीक है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोल दिए। अब केल्विन में पूछेगा तो बता दीजिएगा 309.9 केल्विन बता दीजिएगा होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस बता देना है। अगर मनुष्य के शरीर का तापमान पूछे फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट बता देना है। अगर पूछ दे कि भाई केल्विन में बताइए स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान तो 309.9 केल्विन बता देना है। क्लियर हो गया? और सुनिए, एक समान स्वस्थ शरीर का तापमान 97 फ़ारेन क्या 97 फ़ारेनहाइट से देखिएगा फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। तो स्वस्थ मनुष्य का अगर तापमान फ़ारेनहाइट में पूछे तो 97 से 99 बता दीजिएगा। क्यों बताइएगा? क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो आप देख रहे हैं, तो ये हुआ कि नहीं 97 से लेके 99 तक माना गया है, तो ये सही है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो हम बताएँगे 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में पूछेगा। ये भी क्लियर। यदि शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो यह बुखार मतलब फीवर की स्थिति मानी जाती है। मतलब 100 मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर माना जाए या 38 डिग्री सेल्सियस माना जाए तो समझ जाइए बुखार है आपको, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग फ़ारेनहाइट में जल्दी देखते हैं, ठीक है, सेल्सियस में बहुत कम देखते हैं। चलिए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 9वां प्रश्न, अगर 9वें प्रश्न की बात करते हैं तो 9वां प्रश्न है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। क्लियर, हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ये क्लियर हो गए, तो चलिए जानते हैं। वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा से कहिए चारों तरफ से दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, परंतु हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होता है। चारों तरफ से दबाव है, प्रेशर है, लेकिन अनुभव नहीं होता। क्योंकि हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में रक्त का दबाव होता है, रक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। शरीर का आंतरिक दबाव अगर बात करें, शरीर का आंतरिक मतलब हमारे शरीर का, आपके शरीर का आंतरिक अंदर की बात, दबाव जो प्रेशर है अर्थात रक्तचाप जिसे कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, शरीर पर पड़ने वाला बाह्य दबाव है, बाहरी जो प्रेशर है अर्थात वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो कहते हैं, को संतुलित कर देता है हमारा रक्तचाप। इसलिए कहते हैं ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ऐसे फन के लिए बोला, ठीक है, समझ गए? वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा प्रभावित है हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है, तो आंतरिक ज़्यादा, इसलिए चारों तरफ से जो भी प्रेशर पड़ता है ना कूल रहते हैं, कोई ऐसा अनुभव नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गए। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा
परिवर्तन होता है। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है, तो निम्न में से कौन-सा परिवर्तन होता है? तो वो हम बताएँगे। ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। मतलब बर्फ का जो क्षेत्र है वो घटेगा और क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक जैसे बढ़ेगा तो बर्फ गलने का संभावना बढ़ जाता है, नहीं? चलिए, वो बातें बाद में करेंगे, आगे सुन लीजिए ये बातें। जब जल में नमक मतलब सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। क्लियर हो गए? जब जल में नमक मिलाया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। प्रत्येक जल अणु, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्येक जल अणु एक द्विध्रुव होता है, जिसमें एक ओर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब -Be, ऐसे याद रखिएगा, तथा दूसरी ओर हाइड्रोजन प्लस मतलब पॉजिटिव वाला Be, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्लियर हो गए? तो ऑक्सीजन एक ओर, दूसरी ओर हाइड्रोजन, ये ज़रूर ध्यान रखना है। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर समान हाइड्रोजन बंधन से अधिक शक्तिशाली मतलब आयन ध्रुवीय बंधन, ठीक है, आयन द्विध्रुवीय बंधन का निर्माण करता है। क्या करता है? द्विध्रुवीय है ये, ठीक है, तो द्विध्रुवीय बंधन का निर्माण करता है। ये निर्माण जरूर करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो कैसे होगा? इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए इस जल के अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, वाष्प को बदलना है तो अधिक ऊष्मा की तो आवश्यकता होगी ही, अर्थात जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। सही बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसके विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मतलब अगर मान लीजिए नमक जो है जल के बर्फ को बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा, धीमा तो कर ही देगा, इसलिए तो नमक है। जिससे जल का हिमांक जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। मतलब डिग्री सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दीजिएगा, नीचे चले जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर बाद में हम इसे अच्छे से और बताएँगे। 11वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है, क्योंकि ये हम इतनी बार क्वेश्चन पढ़े हैं कि भी आई है ना? तो बताइए, काला कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी लगता है, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी कम लगता है, क्यों? यही सवाल है ना? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। वे अपने ऊपर पड़ने वाला शारी ऊष्मा मतलब जो ऊष्मा आता है को परिवर्तित कर देता है। तो वाइट तो परिवर्तित कर देता है, ये हम जान गए। चलिए, परिवर्तित करता है तो सुनिए। हल्के रंगों में जो है प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंग में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। क्या होती है? अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में जो है सफ़ेद अर्थात अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। क्या होता है? कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके बाद चलते हैं, इसके विपरीत अगर बात करें, किसके? इसके विपरीत। इसके विपरीत अगर बात करें तो सर्दियों में काले रंग मतलब अन्य गहरे रंग दूसरे के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है और शरीर को गर्मी का अनुभव होता है। समझ गए? तो ये अवशोषित कर लेगा तो गर्मी का अनुभव होगा। वो क्या करता है? परिवर्तित कर देता है ऊष्मा को, सफ़ेद कपड़ा, इसलिए गर्मी कम लगती है। बस ऐसे ही याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं।
पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, ये हम जानते हैं। देखिए, पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है। तो पृथ्वी जो है दिन में क्या करता है? सूर्य सन से क्या करता है? ऊष्मा ग्रहण करता है। और रात में वही ऊष्मा वातावरण में जो है अवरक्त किरणों के रूप में वापस विकृति मतलब विकृत करता है। विकृति कर देता है, विकृत करता है, ये बोलने का मतलब है कि बिखेर देता है, मतलब उल्टा वापस हो जाता है। समझ गए? यही करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती। अगर मान लीजिए आकाश में बादल नहीं होते तो क्या होता? ऊष्मा क्या होता? वातावरण से बाहर निकल जाता और दिक्कत होती। और पृथ्वी का तापमान जो है समान बना रहता, समान रूप से बना रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा क्या कहते हैं उसे? विकिरित, ठीक है? विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं, जिससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। ठीक है? क्या होती है? रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है कि परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य जैसे ही तापमान की बात करेगा, तो आप बताइए क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या है? न्यूनतम संभव तापमान है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। परम शून्य तापमान की बात करेंगे, मतलब परम शून्य ताप की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, मतलब जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। क्या है? न्यूनतम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ना अधिक है, न्यूनतम है। मतलब समझिए कि सबसे कम के मामला में न्यूनतम है। यह 0 डिग्री केल्विन तथा माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरेज चेंज है 0 डिग्री केल्विन पर होता है। परम शून्य तापमान मतलब 0 डिग्री केल्विन में अगर पूछेगा 0 डिग्री, अगर परम शून्य तापमान का अगर सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस बता दिएगा, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दीजिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर परम शून्य का पूछेगा, जीरो टेम्परेचर का पूछेगा तो। अगर बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, एयर कंडीशनर। ठीक है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? तापक्रम को और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। परंतु जहां एयर कंडीशनर मतलब आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, मतलब नियंत्रित करता है या नियंत्रित करती है, कंट्रोल करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो आर्द्रता को कैसे करेगा? नमी को कैसे कंट्रोल करेगा? एयर कूलर नहीं करेगा। यही ध्यान रखना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। 15वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 15वां प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर देख रहे हैं, खाना बनाने वाला कुकर देख रहे हैं, तो इसमें जल्दी खाना क्यों पकता है? क्योंकि पानी अधिक दाब पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। बस इतना जान लीजिए, पानी जो है अधिक दाब पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब अगर होगा तो ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, इसलिए जल्दी पक जाता है। अब इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, तो सुनिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है। पूर्णतः बंद कर देगा, हवा आने जाने का, हवा तो बंद हो गया, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाता है। वाष्प जो बनेगा वो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। यह वाष्प कुकर के जल पर समान वायु दाब से अधिक दबाव जो है डालती है। क्या करती है? दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कितना होगा क्वथनांक? बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना होगा? 100 डिग्री से बढ़ जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तो निश्चित है कि पक जाएगा। इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा मतलब तापमान की मात्रा बढ़ जाती है, टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाती है, और
इसी बढ़ी हुई ऊष्मा को या ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है, बस सिंपल। इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। 16वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 16वां प्रश्न सुनिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखना ही आपका क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है, मतलब होता है। अब थर्मोस्टेट की बात करते हैं तो चलिए जानते हैं। थर्मोस्टेट तापमान हेतु मतलब टेम्परेचर हेतु तापमान को नियंत्रित नियंत्रित कहिए, स्थिर कहिए, करने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। क्या होती है? ऊर्जा जो है हमारा एनर्जी की बचत होती है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जो अपने आसपास के वातावरण मतलब एनवायरनमेंट का तापमान स्थिर रखने हेतु प्रयोग होता है। तापमान को कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी बंद कमरे में इसे प्रयोग करने पर यदि कमरे का ताप अत्यधिक बढ़ता है या घटता है तो थर्मोस्टेट द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर ताप बढ़ जाए या घट जाए तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ गए? चलिए, ये भी क्लियर। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? सुनिएगा। 17वां प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में, अगर मिट्टी का जो घड़ा है हम देखते हैं उसमें पानी रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। ठंडा रहता है, क्यों रहता है? कारण ये है। तो इसका कारण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण होता है। अब वाष्पीकरण की बात हो रही है तो चलिए हम जानते हैं। तो मिट्टी के घड़े की दीवारें क्या है? संध्री है। संध्री मतलब छिद्र युक्त होती है। क्या होती है? छिद्र युक्त होती है। देखे होंगे घड़ा बनाया जाता है, जिससे यहाँ पे ध्यान क्या है? जिससे पानी वाष्पीकरण होता रहता है। जिससे क्या होता है? पानी वाष्पीकरण होता रहता है। जब वाष्पीकरण होता है तो ऊष्मा का क्षय होने लगता है। मतलब ऊष्मा विनाश होने लगता है, ऊष्मा हटने लगता है, क्षय होने लगता है, जिससे आसपास का तापमान कम हो जाता है। फलस्वरूप घड़े का पानी इसलिए तो ठंडा हो जाता है, इसलिए तो ठंडा होता है, क्योंकि उसका वाष्प जो है क्षय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, हट जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, 18वां प्रश्न क्या है? सुनिए, गर्म करने से विस्तारण। गर्म करने से विस्तारण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। पदार्थ का घनत्व जो है क्या होता है? घटा देता है। अब घटा देता है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, गर्म करने का क्या होता है? विस्तारण सभी पदार्थों में होता है। हम जानते हैं कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ को गर्म करने का विस्तारण से आयतन में वृद्धि होती है। सही बात है, गर्म करने से विस्तारण होता है, विस्तारण से क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगा। परिणाम स्वरूप पदार्थ के घनत्व में कमी आती है, इसलिए पदार्थ के घनत्व में जो है कमी आएगी। अतः विकल्प सी जो है उचित आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। केल्विन जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं हो सकता है? चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं रियूमर चारों ताप के पैमाने हैं। चारों क्या है? ताप के पैमाने हैं, टेम्परेचर के पैमाने हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्र में, अलग-अलग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट क्षेत्र में, है ना? एरिया में। इन पैमानों में से केल्विन को छोड़कर अन्य सभी का मान ऋणात्मक हो सकता है। मतलब केल्विन को छोड़ दीजिए और सभी का मान जो है ये पॉजिटिव रहेगा, सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है? हो सकता है। आगे बात करते हैं, सेल्सियस पैमाने पर जो ताप है 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। केल्विन पैमाने पर 273 के डिग्री केल्विन प्रदर्शित करता है, 273। तो केल्विन के बराबर सेल्सियस प्लस 273 डिग्री बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि थर्मस, ठीक है, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडे रहता है, मतलब ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताइए। तो ए और बी दोनों होगा। संचालन, संचालन, संवहन या विकिरण।
ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा। अब किन्हीं दो निकायों के मध्य जो है ऊष्मा के संचरण के लिए जो है माध्यम क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम जो है तरल, ठोस व द्रव हो सकते हैं। ठोस हैं, द्रव हैं, हो सकते हैं। ठीक है, फ्लास्क की आंतरिक दीवार तथा बाहरी दीवार के बीच जो है क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, निर्वात होता है, इसलिए ऊष्मा का आदान प्रदान बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए थर्मस क्या होता है, थर्मस फ्लास्क का तरल पदार्थ देर तक ठंडा या गर्म रहता है। समझ गए, देर तक ठंडा और गर्म रहेगा, बस इतना ही जान लीजिए, और कुछ जानकारी लेना नहीं था इसमें। 21वां प्रश्न क्या है, सुनिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? अगर तेज हवा है, ओस नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? सवाल बनता है कि नहीं माइंड में? तो ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए। समझ गए, इसलिए तेज हवा चलता है तो ओस नहीं बनता है। तो सिंपल जान लीजिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। किसकी हो जाती है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। इससे ओस के कण तीव्र गति से वाष्पित होने लगते हैं। 22वां प्रश्न क्या है, सुनिए, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ओस्मोसिस। क्या है? ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस पर काम करता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थ आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो खाना को बचाता है, खराब नहीं होने देता जल्दी। यह वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक वाष्पक कुंडली में क्या होता है, फ्रियोन गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर तापमान को न्यूनतम करती है। क्या करती है? तापमान को न्यूनतम थोड़ा कम करती है। चलिए, अब 23वां प्रश्न क्या है, सुनिए, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारक है। तो क्या कारक है? तो संवहन कारक है। संवहन है तो चलिए हम जानते हैं, मतलब विकिरण भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए, द्रव तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। संवहन द्रव तथा गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव अथवा गैस ठंडी रहती है। जब संवहन होता है तो नीचे का द्रव रहेगा और गैस ठंडी रहती है, तथा गर्म करने पर उसमें संवहन धारा बहने लगती है। जैसे ही गर्म होगा तो संवहन धारा बहने लगेगा, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आ जाता है। इसी तरह पूरे द्रव में इसी तरह पूरे द्रव में अथवा गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता है, मतलब होता रहता है। क्लियर हो गया? स्थानांतरण होते रहता है। तो चलिए, ये हो गए ऊष्मा का समापन। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका तरंग का, तो तैयार रहेंगे। फिर प्रकाश का आएगा। तो इसी तरह फिर जो इकोनॉमिक्स का बचा है वो भी हम आज रात को खत्म करेंगे।